मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण एक नवीन व्हिडिओला या ठिकाणी सुरुवात करत आहोत. तर ऑगस्ट महिन्यामध्ये जो काही CTETचा पेपर झाला होता, तर त्या पेपरमध्ये जे बालविकास आणि अध्यापनशास्त्र यावर आधारित जे काही 30 प्रश्न असतात, त्यापैकी 15 प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत आणि उर्वरित 15 प्रश्न जे आहेत तर ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये, ज्याला पार्ट 1 आणि पार्ट 2 असे नाव दिलेले आहे. तर या ठिकाणी प्रश्न हे तुम्हाला हिंदीत असणार आहे आणि इंग्लिशमध्ये असणार आहे, परंतु आपण आज या ठिकाणी या प्रश्नांचं जे काही स्पष्टीकरण आहे ते मराठीमध्ये बघणार आहोत. चला तर आपल्या प्रश्नाला सुरुवात करूया. तर आजचा पहिला प्रश्न आहे, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश डैश पर केंद्रित होता है. माध्यमिक कक्षाओं में अधिगमन, अधिगम का अर्थ क्या है यहाँ पर? अध्यापन. और इसका जो है वो अनुकूल कक्षा का वातावरण अनुकूल कैसे हो सकता है या किस पर केंद्रित होता है? सही ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन दिए यहाँ पर, 4 ऑप्शन दिए. सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम मतलब साथी जो साथ में पढ़ते वो सहपाठी. सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार और अनुबंधन और पुनर्बलन. तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि अनुकूल कक्षा का वातावरण मतलब पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट किस तरह से क्लास में बना रहे, कक्षा में बना रहे, तो वह आप किस हिसाब से वहाँ पर समझ सकते हैं. तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर ऑप्शन वाइज जाएंगे ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए. यहाँ पर पहला ऑप्शन है सहकारी अधिगम, जो एक साथ बच्चे जो साथ में पढ़ते हैं, तो अधिगम मतलब अध्यापन करते समय किस तरह से कक्षा का वातावरण अनुकूल हो सकता है. दूसरा प्रश्न है सज़ा और शर्मिंदगी, इसके तो नहीं हो सकता है. नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, मतलब जो कॉम्पिटिटर होते हैं एक दूसरे के प्रति उसका जो व्यवहार होता है उस हिसाब से, तो वो भी नहीं है. और तीसरा है अनुबंधन और पुनर्बलन, तो इसमें भी नहीं है क्योंकि पुनर्बलन अनुबंधन मतलब एक रूल होता है और उस अनुशासन से वहाँ पर कक्षा का वातावरण कभी केंद्रित हम नहीं कर सकते. अनुकूल वातावरण जो अधिगम के लिए माना जाता है, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सहकारी अधिगम. दूसरा प्रश्न है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है. अब ये अप्लीकेबल क्वेश्चन है. यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर दिया है कि जटिल समस्या, जटिल मतलब मुश्किल समस्याओं से जूझ रहे अमन, एक स्टूडेंट का वहाँ पर नाम है, तो उसका समस्या समाधान कौशल विकसित करने में शिक्षक किस प्रकार की मदद कर सकता है. उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित मतलब प्रोत्साहित करके, या उसे उत्तर प्रदान करके. अब वो समस्या से या उलझन में वहाँ पर वो फंसा हुआ है या जटिल समस्या उसके आगे है, तो उससे उस समस्या से बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे. तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 जो है, उसे मंथन करने विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके आप उसे सही दिशा वहाँ पर दिखा सकते हो. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है. अगला प्रश्न है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है. शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता. तीसरा है, ऐसा न करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है. तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है. अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है. तो पठन वैफल्य का अर्थ होता है कि जो पढ़ने में नाकामयाब है या वो पढ़ नहीं सकता, ऐसा छात्र, ऐसे छात्र को आप कैसे पढ़ाओगे या किस, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए उसमें से किसका इस्तेमाल करके आप उससे पढ़ाना सिखाओगे. पहला है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके. उच्च ग्रेड मतलब
हायर क्लासेस, जो बड़े बच्चों के या दूसरे क्लासेस के टेक्स्ट बुक लाकर उसे दे सकते हो आप। दूसरा है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, या फिर प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण का अर्थ यहाँ पर फोनिक वर्ड्स जो होते हैं वो, जो ध्वनि युक्त शब्द होते हैं वो वाले। तो यहाँ पर उच्च ग्रेड की यदि आप देते हो दूसरे कक्षा के तो भी वो पढ़ नहीं पाएगा। दूसरा है उन्हें कोई विकर्षण या अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके यदि वो पढ़ने में ही वहाँ पर असफल है तो वो आगे नहीं अध्ययन कर सकता। तीसरा है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, ये भी आप नहीं कर सकते। तो बचा हुआ ऑप्शन है वहाँ पर फोर्थ वन ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है जो प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब जो फोनिक वर्ड है वो उससे पहले एक एक करके उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद वो पढ़ सकता है और अपने पठन वैफल्य से बाहर निकल सकता है। आगे है भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न हमें पूछा गया है, जिसका सही ऑप्शन क्या है हम देखेंगे यहाँ पर। माता पिता के साथ, पहला ऑप्शन माता पिता के साथियों और साथियों के साथ संबंधों के समान है और वो बाल्यावस्था में सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यहाँ पर साथियों के साथ और माता पिता के साथ वो संबंध जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते, सही है यहाँ तक। और बाल्यावस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 2। फिर भी तीसरा देखते हैं, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो नहीं, सिर्फ बाल्यावस्था में ही नहीं बल्कि दूसरी अवस्था में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है, बचपन में भी या बहन की जो रिश्ता होता है उसमें भी सामाजिकरण की भूमिका ज़रूरी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिया है। पहला अभिकथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है और इसका कारण दिया गया है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। यहाँ पर एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है और इसमें से ऑप्शन पूछे गए हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। और चौथा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका जो आगे आने वाला जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए की सही व्याख्या करता है। अब वो कैसे सही है ये हम देखेंगे। कारण अभिकथन क्या है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। हर किसी बच्चे की जो क्षमता है, अध्ययन क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है तो वो हमें देखना है। तो इसका कारण हो सकता है कि विकासात्मक अंतर सही है, आनुवंशिक ये भी सही है, और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतर्क्रिया ये भी जो परिणाम है ये अनिवार्य परिणाम है। इसलिए दोनों यहाँ पर कथन का जो कारण है, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पुढचा प्रश्न आहे आपला, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। एक कथन दिया गया है यहाँ पर और उसमें कौन सा सिद्धांत है ये हमें ढूंढना है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। ये कथन दिया गया है और इस पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। दूसरा है, भाषा का विकास पूरी तरह अनुवंशिकी पर निर्भर है। तीसरा है, विकास अव्यवस्थित और प्रत्याशित होता है।
चौथा है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो यहाँ पर भाषा सीखने के लिए जो बच्चे होते हैं या जो सीखते हैं तो उसे अनुकूल वातावरण यदि नहीं मिळता आहे उनको, वो वंचित राहते उससे, म्हणजे त्याला भाषा शिकण्यासाठी जे काही अनुकूल वातावरण पाहिजे ते जर भेटलं नाही तर त्यानंतर तो जीवनामध्ये कधीच त्या ठिकाणी किंवा ती भाषा निवडण्यासाठी त्याला खूप कठीण त्या ठिकाणी कठीणता येते का, तर या ठिकाणी चौथा ऑप्शन योग्य राहणार आहे। चौथा ऑप्शन आहे भाषा विकास का एक संवेदनशील काल आहे, म्हणजे त्याच काळामध्ये तो विद्यार्थी भाषा शिकू शकतो आणि चांगल्या प्रकारे ती बोलू देखील शकतो। यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तीसरा है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। और चौथा है आपके देश का नाम वो मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। आपको क्या क्या ढूंढना है कि समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, यहाँ पर बच्चा सोचने पर मजबूर होता है, अपने रचनात्मक जो कौशल है उसका इस्तेमाल करेगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्य चर्चा, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान और व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्य चर्चा में लचीलापन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, मतलब कुछ चेंजेस वापर सिलेबस में आप कर सकते हो। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है और व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्याय ऑप्शन नंबर 2। पर्याय प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण है खोज अधिगमन में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। और यहाँ पर आर कारण है, पहला अभिकथन मैंने पढ़ा और दूसरा है उसका कारण। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, वो भिन्न भिन्न रूप में वहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहा है। दोनों भिन्न प्रकार के ऑप्शन, दोनों भी भिन्न प्रकार का मतलब कारण और अभिकथन, इसमें अंतर है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ए अधिक प्रश्न नहीं पूछते, बी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और चौथा है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक कक्षा का उदाहरण दिया है जहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका सही उत्तर है बी, सी और डी। बी है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 3 बी, सी और डी वहाँ पर सही है। आगे है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन है ये। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और ये कब सिखाया जाता है। तो इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ एक, ये दोनों का आंसर है, पहला ये और दूसरा यहाँ से आगे। दूसरा है, आगे वाला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एकमात्र साधन है, और बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बहुत आसान वहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि बुद्धि बहुआयामी है, बहुत रूप से वहाँ पर उस पर असर होता है अलग अलग वातावरण का, अलग अलग प्रमाणों का, इसलिए वह बहुआयामी है और समय के साथ वहाँ पर बदल सकती है। उसका जो विकास होता है बुद्धि का वो अलग अलग प्रकार से होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन वहाँ पर सही है। आखिरी प्रश्न है हमारे वीडियो का, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हार्वर्ड गार्डनर, जहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है। तो आपको ये व्हिडिओ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ मित्रांनो। तुम्ही जर कमेंटमध्ये जर सांगितलं, जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर त्याविषयी जर काही तुम्ही माहिती कमेंट केली तर नक्कीच पुढचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला देखील त्या ठिकाणी चालना मिळेल आणि एक प्रेरणा म्हणून मी आणखी तुम्हाला काहीतरी चांगला देण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करेल। तर तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।